आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक्सरसाइज 5 पढ़ रहे हैं, अमलगमेशन ऑफ कंपनी। एक बहुत बड़ा चैप्टर है अमलगमेशन ऑफ कंपनी। तो पहले चैप्टर का नाम है अमलगमेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का एकीकरण। ये बात कहाँ पे लिखा हुआ अमलगमेशन जानते हो? AS 14 में लिखा हुआ है। AS 14 में कब आया था? ठीक से समझेगा। भारत में 1995 से पहले अमलगमेशन कोई शब्द ही नहीं था। अमलगमेशन ऑफ कंपनी कोई वर्ड नहीं था 1995 से पहले। लेकिन जब 1995 में AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बनाया गया, AS 14 बनाया गया, तब अमलगमेशन एक नया शब्द आया। उससे पहले 3 शब्द हुआ करते थे। कंपनी के केस में होता तो ये था, लेकिन उसका नाम 3 अलग अलग था। पहला था एब्जॉर्प्शन, दूसरा था एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जो हम लोग देखते हैं, समझ गए? पहला एब्जॉर्प्शन, दूसरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, और तीसरा था मर्जर। जब 2 कंपनी मर्ज हो जाते थे तो तीनों वर्ड को हटा दिया गया, बोला गया अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, अब उसके जगह पे एक ही वर्ड चलेगा, अमलगमेशन। कब से? 1995 से। किस में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। अब आपको अमलगमेशन ही पढ़ना है। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज का मतलब होता है कि जब 2 सेम नेचर की कंपनी, दोनों का सेम नेचर है, आपस में मिल जाती है और मिलके बिजनेस करती है, तो ऐसे केस को बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनी। फिर से सुनिएगा, जब 2 सेम नेचर की कंपनी आपस में मिल जाती है और मिलके बिजनेस करती है, तो इसे बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनी। 2 सेम नेचर की कंपनी, याद रखना, समझ गए? जैसे मारुति और सुजुकी दोनों कार बनाने वाली कंपनी है, दोनों आपस में मिल के बिजनेस कर रहा है, कार बेच रहा है। सेम नेचर का बिजनेस में मर्ज होता है, अलग अलग नेचर का बिजनेस मर्ज होगा तो क्या बनाएगा? एक कपड़ा बेचने वाला रेमंड्स और इधर मारुति बेचने वाला मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? कार का कवर। कुछ उपाय है? इसका काम कपड़ा बनाने का, इसका काम मारुति बनाने का, भैया तो मर्ज होकर करेगा क्या? तो बोलता है जब 2 सेम नेचर की कंपनी आपस में मिल जाती है और मिल के बिजनेस करती है, तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? अमलगमेशन ऑफ कंपनी। इसमें अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, 3 तरह का अमलगमेशन हो सकता है। एक मारुति सुजुकी का अमलगमेशन देखें, मारुति और सुजुकी, उसको 2 कंपनी अलग अलग था, दोनों अपना बिजनेस बंद किया और एक साथ मिल गया। एक आप एयरटेल के साथ टेलीनॉर का अमलगमेशन भी देखे होंगे, जहाँ टेलीनॉर का नामो निशान ख़त्म हो गया और वो एयरटेल के साथ मिल गया। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग जानते हैं, अमलगमेशन ऑफ कंपनी का मीनिंग क्या होता है। जब 2 सेम नेचर की कंपनी एक साथ बिजनेस करती है मिलके, तो बोलता है अमलगमेशन मीन्स मर्जर ऑफ 2 सेम नेचर कंपनी। बोलता है एकीकरण का अर्थ 2 समान स्वभाव की कंपनी का एक साथ मिलकर कार्य करने से। एग्जाम्पल कैसे होगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए। A लिमिटेड एक कंपनी है, B लिमिटेड भी एक कंपनी है, 2 अलग अलग कंपनी हैं, और ये दोनों कंपनी क्या किया? ये दोनों कंपनी बंद होके एक नया कंपनी बना दिया, AB लिमिटेड। पहला एग्जाम्पल ये हो सकता है, जिसको बोलते हैं अमलगमेशन। 2 कंपनी आपस में क्या हुआ? मिल गया और एक नई कंपनी का क्रिएशन कर दिया, तो बन गया AB लिमिटेड। किसी को कोई दिक्कत है? अमलगमेशन ध्यान दीजिए, 1995 के पहले 3 वर्ड होता था। ये प्योर अमलगमेशन यही है, इसी को अमलगमेशन रियल में बोलते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है मर्जर। ये मर्जर नेचर अमलगमेशन है। ये कौन सा नेचर है? मर्जर नेचर। चलिए तीनों को समझा देते हैं एग्जाम्पल के जरिए। यहाँ हम आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अमलगमेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ अमलगमेशन थोड़ा अच्छे से समझिएगा, तीनों का अमलगमेशन ही बोलते हैं। एकीकरण की अवधारणा,
जो भी हम 3 अवधारणा आपको बताने जा रहे हैं, तीनों को एक अमलगमेशन बोलते हैं। पहला होता है प्योर अमलगमेशन, इसको मर्जर नेचर बोलो ज़्यादा अच्छा। पहला अमलगमेशन मर्जर नेचर होता है। मर्जर मतलब समझते हो, मिलना। पहला मर्जर मतलब क्या होता है? मिलना। तो मर्जर नेचर अमलगमेशन में होगा, ए लिमिटेड एक कंपनी होगी, ऊपर जो लिखा वही लिखेंगे, और बी लिमिटेड एक कंपनी होगी, दोनों अपना धंधा बंद करेगा और नया कंपनी बना देगा ए बी लिमिटेड। ऐसा कोई हुआ है? ऐसा अमलगमेशन हुआ है हाल फिलहाल में? आप सब जानते हैं, वोडाफोन अलग कंपनी थी, आइडिया अलग कंपनी थी, दोनों धंधा बंद किया, नया कंपनी बना दिया जिसका नाम दे दिया VI, और बोल दिया वोडाफोन आइडिया बन गया VI। बात समझ में आ रहा है? दोनों अपना एग्जिस्टेंस ख़त्म कर दिया, दोनों अपना बिजनेस ख़त्म कर दिया और एक नया बिजनेस बना दिया। बताइए, 2 कॉमर्स के टीचर मिलना चाहें तो क्या हो सकता है? तो दोनों टीचर मिलकर एग्रीमेंट किए कि आपका भी ट्यूशन का नाम बंद और मेरा भी ट्यूशन बंद, और हम लोग दोनों मिलकर नए नाम से कोचिंग खोलते हैं और दोनों का उसमें प्रोप्राइटरशिप रहेगा। एक कॉन्सेप्ट ये है। ये दूसरा कौन सा? अच्छा, ये कब लगेगा? जब दोनों बब्बर शेर है, दोनों मजबूत है, तभी ना ऐसा बोलेगा कि ना ना हम तुम्हारे साथ नहीं मिलेंगे, दोनों बंद करो और नया नाम से खोलेंगे। वोडाफोन इसमें मिलने के लिए तैयार नहीं था, आइडिया उसमें मिलने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट है। एक बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, सम विलयन समझते हैं? सम विलय होना, जो कि ध्यान देना इधर, ए लिमिटेड एक कंपनी है प्लस बी लिमिटेड एक कंपनी है और दोनों मिलके बनता है ए लिमिटेड। बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? बी का नामो निशान ख़त्म, कहीं भी बी है। इसका मतलब बी क्या किया जानते हो? इसमें ये नियम लगा, इन लोग के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि बी अपना धंधा बंद करेगा लेकिन ए अपना धंधा बंद नहीं करेगा। अब मेरे साथ कोई छोटे कोचिंग वाले मिलना चाहेंगे तो हम अपना नाम तो नहीं बदलेंगे, उनको बोलेंगे आप अपना नाम ख़त्म करो, बिज़नेस बंद करो, ट्यूशन बंद करो और आ जाओ मेरे साथ, मेरे नाम के अंदर में काम करो। बात समझ में आए? इसका मतलब यहाँ क्यों कौन सा बिज़नेस बर्बाद हो रहा है? सिर्फ एक बंद हो रहा है, एक चल रहा है, वो अपना पूरा अस्तित्व ख़त्म कर दिया, नाम और निशान मिटा के मेरे अंडर में काम कर रहा है। तो ऐसा केस कब आया था? एयरटेल के साथ आया। एक एयरटेल, एक टेलीनॉर, यूनिनॉर, याद कीजिए। देखिए यूनिनॉर टेलीनॉर का नाम और निशान ख़त्म हो गया और किस में मिल गया? एयरटेल में। अभी आप एयरटेल पढ़ते हैं, कहीं लिखा भी रहता है यूनिनॉर टेलीनॉर, इसका मतलब है वो अपना पूरा अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया, अपने बिजनेस का पूरा एग्जिस्टेंस ख़त्म कर दिया, लैंड बिल्डिंग मशीनरी सब खत्म, और सब किस में समा गया? सम विलयन मतलब मिल जाना होता है। जैसे पानी और चीनी, 2 अलग अलग कंपोनेंट है, पानी और चीनी, इसमें एक है जो अपना अस्तित्व खो देगा जब मिलाएंगे दोनों को, तो कौन? चीनी। 10 मिनट के बाद पता ही चलेगा चीनी किधर है। तो जैसे चीनी अपना अस्तित्व एग्जिस्टेंस खो दिया, नाम निशान खो दिया, पता ही चल रहा है इसमें चीनी मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, यही काम होता है कंपनी के साथ। ये कंपनी अपने नामो निशान ख़त्म कर दिया, कहीं नाम भी नहीं उसका कि वो कंपनी थी। और अगर ऐसे में 2 कंपनी आपस में मिलती है, अब तो ऐसा कब होगा? जब एक कमज़ोर रहेगा और एक मजबूत रहेगा। मजबूत वाला सीधा बोलेगा ज़िंदा रहना है तो मेरे साथ मिलो, नहीं तो फिर बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा? टेलीनॉर अकेले नहीं संभाल सकता था, धंधा तो मिल गया, कि बर्बाद हो जाने से अच्छा कि मिल जाते हैं, कुछ तो मिलेगा। बात समझ आई? कोई दिक्कत है? और तीसरा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा इसमें? बताइए। ए लिमिटेड एक कंपनी है, वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर कर देते हैं बी लिमिटेड में। मतलब ए लिमिटेड एक कंपनी है, सीधा बी लिमिटेड बन जाएगा। बात समझ आ रही? तीनों अभी आप देखे हो हाल फिलहाल में। अभी टेलीनॉर का पुराना नाम क्या था? यूनिनॉर, बोलता था यूनिनॉर बन गया अब टेलीनॉर। क्या किया होगा वो? नाम से बदल गया या कुछ और किया? नहीं, नाम नहीं बदला, ये काम किया था एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। वो क्या किया? ये कंपनी बंद कर दिया, लिक्विडेशन में डाल दिया, सरकार के नियम के हिसाब से इस कंपनी को बंद कर दिया और फिर एक नया कंपनी खोला है। यानी यहाँ 2 कंपनी नहीं, अकेले हैं। अब हमारा नाम मार्केट में पूरा गंदा हो जाए, पूरा बदनाम है मेरा नाम, ये टीचर पैसा लेते हैं पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है रियल में, ठीक है? ऐसा ना कि पता चला सब वीडियो में भी समझ लिया कि यही हो, लेकिन सब लोगों के बीच में मेरा इमेज ख़राब चला गया। अब हम क्या करेंगे? मेरा इमेज जाए ना जाए, मेरे इंस्टीट्यूशन का इमेज ख़राब है मार्केट में,
विश्वास नहीं कर पा रहा है मेरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर, तो क्या करेगा कंपनी या क्या करेगा इंस्टीट्यूशन? इस नाम को बंद कर देंगे और नए नाम से आएंगे। अरे अंदर कौन जानता है कि हम कौन हैं, है या नहीं? जो नया बच्चा आ रहा है उसको लग रहा है कि नया कोचिंग खुला हुआ है, नए टीचर है, फिर से नए सिरे से काम करेंगे। बात समझ गए? उस नाम को लेके मार्केट में नहीं जाएंगे जो नाम बदनाम है। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है कि पुराने नाम को हटा देती है और उसी के जगह पे अपना नया नाम का कंपनी खोल देती है। यानी यहाँ दो कंपनी नहीं, अकेले हम हैं, हम पुराना को बंद करेंगे और नया कंपनी खोल देंगे। बात समझ आई? तो तीन तरह का क्या होता है, पहले ये तीनों अलग अलग होता था, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन अलग होता था, एब्जॉर्प्शन अलग होता था और मर्जर अलग होता था। अब सबको मिला के क्या बना दिया गया? आपको सबको मिला के बना दिया गया अमलगमेशन। यानी अमलगमेशन मीन्स मर्जर प्लस एब्जॉर्प्शन प्लस एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन। तीनों जो अलग अलग वर्ड थे 1995 के पहले, ये तीनों को मिला के अभी अमलगमेशन ही बोलते हैं। तो भैया तीनों में कुछ भी कर लो अमलगमेशन ही होता है। बात समझ आई? तीनों अलग अलग केस समझ गए? पहला केस क्या होगा, दो अलग अलग कंपनी, दोनों अपना नाम बंद कर देगा और नया कंपनी का क्रिएशन करेगा। दूसरा क्या होगा, दो कंपनी में से एक अपना नाम बंद करेगा और दूसरे में मिल जाएगा। और तीसरा बोलता है कि दो कंपनी नहीं, अकेले रहेंगे, अपना ही नाम चेंज करके दूसरा कंपनी क्या करेंगे, नया कंपनी पहले बना लेंगे और फिर नया कंपनी मेरे पुराने कंपनी का सारा एसेट लायबिलिटी खरीदेगा और पुराना कंपनी को बंद कर देंगे। अच्छा ये होता है, बस खाली पेपर में होता है, कंपनी तो वही रहेगा, बस नाम चेंज करवा देना। अब पेपर में ये सब डॉक्यूमेंटेशन कर दिए कि भैया सबसे पहले बी लिमिटेड एक नया कंपनी भारत सरकार से रजिस्टर्ड करा लिया। अब बी लिमिटेड के पास कुछ शेयर कैपिटल आ गया, ये क्या करेगा, इसके प्रॉपर्टी को खरीद लेगा। अब इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं, एसेट लायबिलिटी सब खरीद लिया, तो इसके बाद क्या बचा, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं तो बंद करो इसको। अब इसको लिक्विडेशन में भेज देंगे, लिक्विडेशन कर देंगे कंपनी का, और ये कंपनी अपने आप ख़त्म हो जाएगी और बन जाएगी कौन सी कंपनी। आज बहुत सारी कंपनियाँ अपना नाम चेंज कर रही है, बहुत सारी कंपनियाँ नाम चेंज कर देती है। तो नाम चेंज करने वाला नियम यही है, और वो भी क्या है, किसका पार्ट है? अभी हाल फिलहाल में और किसी का नाम चेंज हुआ है? थोड़ा प्रेशर दीजिए दिमाग पर। लड़की लोग बहुत क्रीम लगाती हैं। हाँ चलो इंडिकेट कर दिए, क्या नाम हुआ, बात समझ में आया? प्रोडक्ट का नाम चेंज हो गया कि नहीं? अब बहुत सारी कंपनियां नाम चेंज कर रही है अपना, उसको लग रहा है कि एक ही नाम से जो कंपनी चल रही है वो बहुत दिनों से चल रही है। और कुछ नाम ऐसा भी हो जाता है ना किसी किसी कंपनी का कि सिचुएशन के हिसाब से सेट नहीं बैठता, मतलब आज के हिसाब से वो रिलेवेंट नहीं है। पुराना नाम, अब बताओ पुराना नाम रहे, पुराना नाम क्या क्या हो सकता है? बहुत पूरा लगता है सुनने में कि पुराना प्रोडक्ट होगा। आप लोगों को ऐसा नाम लगता है जो सुनने में लगता है बहुत पुराना प्रोडक्ट है? अनारकली पुराना नाम नहीं लगता है? लगता है मॉडर्न है, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसको लाइफ मतलब क्या बोलते हैं, एवरग्रीन है, हमेशा लगेगा नया है। जैसे ताज हमेशा नया, आप कुछ भी कर दो हमेशा नया दिखेगा। लगता है कभी का हाल फिलहाल का प्रोडक्ट है, नया नया आया है, और आप नाम ऐसा रख दीजिए जो सुनने से लगता है पुराना कॉन्सेप्ट है, तो लोग क्या करता है, नाम बदल देता है। और नाम बदलने के लिए क्या करता है, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन कर देता है। कोई दिक्कत है? इसको लिखिए, फिर हम आपको बताते हैं अमलगमेशन में कितने पार्टीज होते हैं। अब हम लोग देखने वाले कितने पार्टीज होते हैं अमलगमेशन के केस में। पार्टीज इन केस ऑफ अमलगमेशन, एकीकरण के पक्षकार, दो पार्टी होता है, दो तरह की कंपनी होगी। एक को बोलेंगे ट्रांसफरर कंपनी, एक होता है ट्रांसफरी कंपनी। दो तरह की कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी। कोई दिक्कत है? ट्रांसफरर कंपनी को हस्तांतरण करने वाली कंपनी या हस्तांतरित कंपनी भी बोलते हैं। ट्रांसफरर को हस्तांतरक कंपनी बोलते हैं। हस्तांतरक का मतलब होता है, तो ट्रांसफरर हो गया हस्तांतरक कंपनी, हस्तांतरक कंपनी, और इसमें आ गया हस्तांतरित कंपनी।
जो सेलर होगा ना, ऐसे नहीं समझ पाओगे ट्रांसफरर और ट्रांसफरी में। तो देखो हम आसानी से बता देते हैं, जो सेलर कंपनी है वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफरर, और जो परचेजर कंपनी है वो क्या कहलाएगा, याद रहेगा, परचेजर कंपनी को क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी। बोलो, परचेजिंग कंपनी को क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी कंपनी, और जो सेलर है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर कंपनी। जो अपना बिजनेस बेच रहा है, जैसे ए लिमिटेड अपना बिजनेस ख़त्म करके बी में मिलना चाह रहा है, तो ए लिमिटेड कौन सा बिजनेस हो गया, ट्रांसफरर कंपनी, और जिसमें मिलना चाह रहा है जो खरीदने वाली कंपनी है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी कंपनी। तो दो कंपनी है, परचेजर और सेलर। जो परचेजर कंपनी होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफरर, सॉरी सेलर को बोलते हैं ट्रांसफरर, और परचेजर को क्या बोलते हैं, ट्रांसफरी। कोई दिक्कत है। अब हम लिखने वाले ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ अमल कमीशन। अमल कमीशन के क्या फ़ायदे और उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ अमल कमीशन। एकीकरण के उद्देश्य, लाभ। पहला ऑब्जेक्टिव लिखिए, रिमूवल ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता की समाप्ति। तीसरा है, दूसरा, फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, पारस्परिक सहयोग की भावना। तीसरा होता है इकॉनमी, मितव्ययिता। चौथा तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इजी कंट्रोल, नियंत्रण में सुविधा। एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर उत्पादन। ETC कर दीजिए। ये सब फ़ायदे होंगे अमल कमीशन के। और डिमेरिट हम आपको बता देते हैं। डिमेरिट क्या होगा, डिमेरिट्स ऑफ अमल कमीशन। एकीकरण की हानियाँ। पहला नंबर डिमेरिट लिखेंगे, मोनोपोली सिचुएशन। एकाधिकार की स्थिति। ओवर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन। अधिपूंजीकरण। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। औद्योगिक संघर्ष।
एंड ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, एंड ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, लघु तथा कुटीर उद्योग की समाप्ति, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, प्रबंध समस्याएं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, संरचना संबंधी समस्या, संरचना समस्या, लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ऑफ गुडविल, ख्याति की हानि, ETC। पहले समझ लीजिए अमलगमेशन से फ़ायदे क्या हैं और अमलगमेशन के घाटे क्या हैं। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ अमलगमेशन। क्या ऑब्जेक्टिव और क्या एडवांटेज है अमलगमेशन का, उसको देखेंगे। सबसे पहले बताइए, अगर अमलगमेशन होगा तो क्या होगा? कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। अरे आपस में लड़ने वाले मिल जाएंगे, एक ही सेम नेचर की कंपनी है ना। बताइए अगर दो ही लोग, अभी जैसे क्या हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर में, देखिए टेलीकॉम सेक्टर में पहले बहुत सारी कंपनियां थी, हाँ या नहीं? पहले एयरटेल अलग था, यूनिनोर अलग था, तो भी वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, ठीक है। तो ज़्यादा कंपटीशन होता था तो कस्टमर को फ़ायदा होता था कि नहीं? अभी सब मिल के कितना कंपनी बचा है? तीन ही कंपनी है ना, एयरटेल, VI और जियो। अब बताओ अगर ये सब में भी आपस में मिल गया तो कंपटीशन ख़त्म होते जाएगा, और जितना कंपटीशन ख़त्म होगा उतना कस्टमर को नुकसान है। दूसरा क्या लिखा है? फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन। अगर मिलना शुरू कर देगा तो लोग आपसे संबंध समझ में आएगा कि हम लोग एक हैं, हम लोग अलग अलग नहीं हैं। अभी बताओ कैसे भारत में जितनी पार्टियां सब आपस में मिल गई, आज दोषी बन गया कि नहीं? जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ता था, यूपी में देखो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ मिल गया। जो दुश्मन था कट्टर वो मिल रहा है। इसका मतलब क्या उसके अंदर डेवलप हो रहा है? म्यूचुअल कॉपरेशन, कि हम लोग एक हैं, मिल के एक को हराना है। आगे क्या है? अच्छा, सस्ता पड़ेगा मिल के काम करने में या महंगा पड़ेगा? कैसे सस्ता पड़ेगा? तो एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एयरटेल का भी यहाँ एजेंट होगा लड़का, एयरटेल का जो पूरा काम देखता होगा, टेलीनॉर का भी था। दोनों लड़के को पेमेंट दिया जा रहा है, एयरटेल वाला एयरटेल का काम करता है, टेलीनॉर वाला टेलीनॉर का काम करता है। क्यों ना अगर एक ही लड़के से दोनों काम करवाया जाए तो आसान पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पहले एयरटेल का भी टावर बैठाओ, टेलीनॉर का भी टावर बैठाओ। उससे अच्छा कि अगर एक ही टावर में दोनों को अपग्रेड कर दिया जाए तो सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा? तो ये इकोनॉमिकल होता है, सस्ता पड़ जाता है। उसके बाद क्या है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि दोनों पास खूब पैसा है। दो कंपनी पैसा वाला मिल जाएगा तो पैसा ज़्यादा ना आ जाएगा, तो इकोनॉमिक तौर पर देखें तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और कंट्रोल आसान हो जाता है, क्योंकि दो अच्छे लोग मिले हैं, दोनों लीडर अच्छा है, दोनों अपने अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, दोनों मिल जाएगा तो बिजनेस को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। और लास्ट क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। अगर दो कंपनियाँ आपस में मिल जाती तो अकेले बताओ, अकेले हम क्या कर सकते हैं? लेकिन दो टीचर अगर मिल गए अच्छे टीचर, तो हम लोग उसको डिवाइड करके सब्जेक्ट अगर पढ़ाएंगे तो मेरे ऊपर वर्कलोड कम होगा, तो हम मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, बिजनेस को ग्रो करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, हाँ या नहीं? लेकिन अकेले सब कुछ पढ़ाना पड़ रहा है तो दिन भर पढ़ाते पढ़ाते थक रहे हैं तो कुछ नया सोच नहीं पा रहे। तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। जब दो बिजनेस मिलेगा तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ समस्याएँ भी है। क्या लगता है इतना आसान है मिलना? पूरब और पश्चिम है सब। बताओ आज तक जिस कंपनी से हमारा कंपटीशन चला, जो उसके साथ हाथ मिलाना है, इतना आसान है? बहुत मुश्किल है, बर्दाश्त करना पड़ता है दोनों कंपनी को कुछ ना कुछ। तो पहला देखो क्या लिखा है। अच्छा, सब अगर मिलना शुरू हो गया, एक ही कंपनी देश में बचेगा तो क्या होगा? मोनोपोली हो जाएगा। अभी भी मोनोपोली है। एयरटेल बढ़ाता है तो जियो भी बढ़ा देता है, जो करना है कर लो। ज़्यादा गुस्सा मत खरीदो, मत रिचार्ज करो, कोई ऑप्शन है आपके पास? तो याद रखना, अगर कम कंपनियां होती जाएगी, सब मिल जाएगा एक साथ, तो मोनोपोली मार्केट में हो जाएगा। जब मोनोपोली हो जाएगा तो क्या होगा? जितना मन करेगा उतना प्राइस लेगा, हाँ या नहीं? दूसरा क्या है? अच्छा, दो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां मिल जाएगी तो पूंजी ज़्यादा हो जाएगा ना, और ओवर कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, ज़्यादा पूंजी होने से क्या होगा जानते हो?
आलतू फालतू काम करना शुरू करेगा, मिसयूज करेगा पैसे का, और जो बिजनेस के लिए डेंजरस हो सकता है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ज़्यादा होता है, जैसे दोनों कंपनी का डायरेक्टर जब मिलेगा, दोनों कंपनी मिल के एक कंपनी बना, तो डायरेक्टर तो दो है अपने पास, तो दो में से किसको बनाए, इस कंपनी के डायरेक्टर को बनाए या उस कंपनी के डायरेक्टर को बनाए। तो झगड़ा झंझट इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है। पार्टी बनता है, पार्टी समझते हो, जो ये कंपनी वाला स्टाफ होगा सब एक तरफ होगा और उसका वाला स्टाफ एक तरफ हो, जब तक वो लोग दिल और क्या बोलते हैं आपसी संबंध ना मिले तब तक झगड़े का चांस रहेगा, कभी भी मारपीट हो जाएगा, कुछ भी कर लो, बात समझ गए। लेकिन जब तक सब कुछ मिल जाएगा तब ठीक है। नहीं तो बताओ जी, अगर दो पार्टी बड़ी बड़ी पार्टियाँ मिल गई, एसपी और बीएसपी, तो भैया उसका कार्यकर्ता हम थे बूथ लेवल पर गाँव में, इस क्षेत्र का काम हम देखते थे, और एसपी का और बीएसपी का ये देखते थे। आज तक हम लोग का दुश्मनी चलता था, चुनाव में हर बार लड़ाई होता था हमारा इसके बीच में। अब मिलने के लिए बोल रहा है ऊपर वाला, तो मिलेंगे। अच्छा चलो मिल तो गए हम लोग, अब पूरे गांव का काम या पूरे प्रखंड का काम कौन देखेगा? हम भी प्रखंड अध्यक्ष थे, ये भी प्रखंड अध्यक्ष है, अब कौन बनेगा? तो झगड़ा ज़्यादा होगा कि नहीं? किसको बनाएगा? अब उसको बनाएगा तो हम घुसाएंगे, और हमको बनाएगा तो वो घुसाएगा। तो क्या करना होगा? दोनों को तो प्रखंड अध्यक्ष नहीं बना सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आएगा। और देखो जी, जब बड़े बड़े बब्बर शेर मिलते हैं तो छोटे छोटे पेड़ ऐसे ही भी बर्बाद हो जाते हैं। तो इंडस्ट्री, छोटे और स्मॉल इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बड़ा पेड़ जब गिरता है ना तो कितने छोटे पेड़ को दबा देता है। इसलिए और उसके नीचे क्या प्रॉब्लम आएगा? मैनेजमेंट में चलाएगा कौन, कैसे चलाएगा? उसके आगे स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होगा। कैसा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे बताइए? मिली जुली सरकार चलाने में बहुत दिक्कत है, जैसे हेमंत सोरेन को दिक्कत हो रहा है, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम आ रहा है। एक का नहीं सुनेंगे तो चुप, देखो चुप लगा दिया ना, बीच में स्थानीय नीति पर बात हो रहा था, चुप लगा दिया। भोजपुरी हटाना है, उसी का मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री बोल दिया, गुप्ता जी बोल दिया कि अगर हटाए तो सोच लीजिएगा। हम वहीं जीत के हैं जहाँ भोजपुरी बोला जाता है, हटाएं सोच लीजिएगा। हम कांग्रेस वाले हैं, कभी भी हाथ खींच सकते हैं, और जहाँ ही हाथ खींचे सरकार गई। तो चुप लगा दी बेचारे, बोला दबाओ इसको बात को। उसके बाद कहीं कोई मुद्दा उठा भी, जबकि सरकार खुद बोल रही थी कि हम हटाएंगे भोजपुरी को। और फिर देखा विरोध होने लगा, यानी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गया, मेरा स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा सरकार का, चुपचाप लगा दिए। तो ये बहुत सारा समस्या आता है, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसके आगे क्या है? अच्छा, जो कंपनी अपने आप को बंद करेगी उसका गुडविल खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो लॉस ऑफ गुडविल नहीं है। मान लो हमारा कुछ तो गुडविल है, 50 लोग भी अगर मेरे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो 50 लोगों का तो गुडविल मेरे साथ है ना। अगर हम बंद कर देंगे तो 50 लोगों का गुडविल खत्म हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसका। अब हम लोग को एक बात और इसमें देखना होगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है परचेज कंसीडरेशन। क्रय प्रतिफल। आप लोग जब होल्डिंग कंपनी पढ़ रहे थे तो भी पढ़े थे परचेज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कैसे तय करेंगे भाई? अगर आप किसी कंपनी को खरीद रहे हैं या मिला ले रहे हैं अपने में, तो कोई कंपनी फ्री में तो नहीं मिलेगा, उसका कंसेशन प्राइस रखेगा ना। अब सोचिए किसी कंपनी को आप पूरा ख़त्म करके अपने में मिला ले रहे हैं, तो पैसा देना पड़ेगा ना। फ्री में कोई कंपनी अपने में मिलेगी क्या? तो ऐसे में कंसेशन कैसे तय करेंगे, कितने रुपए में? परचेज कंसेशन का मतलब परचेज प्राइस। परचेज कंसेशन का मतलब क्या होता है? परचेज प्राइस, कितने में खरीदेंगे उस कंपनी को। तो परचेज कंसेशन निकालने के कितने मेथड्स हैं? मेथड्स देख रहे हैं, मेथड्स ऑफ परचेज कंसेशन बताओ, या मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसेशन, क्रय प्रतिफल के गणना की विधियां। कितने मेथड हैं? वैसे बहुत सारे मेथड है, हम लोग यूज करेंगे 2 मेथड। एक होगा नेट पेमेंट मेथड, आप सब लोग जानते भी हैं। शुद्ध भुगतान विधि, ये होल्डिंग कंपनी में आपको बताया भी क्या है। और दूसरा होता है नेट एसेट मेथड, नेट एसेट्स मेथड। शुद्ध संपत्ति विधि। अब नेट पेमेंट मेथड में क्या करेंगे?
नेट पेमेंट मेथड में जब हम परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे तो सारे पेमेंट को जोड़ देंगे। नेट पेमेंट मेथड में कैसे निकालेंगे, तो बोलता है परचेज कंसिडरेशन इक्वल टू जितना पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट किस किस मोड में हो सकता है, शेयर से हो सकता है, डिवेंचर से हो सकता है, कैश से हो सकता है, बैंक से हो सकता है। जो पेमेंट करे सबको जोड़ देंगे तो कंसिडरेशन निकल जाएगा। और नेट एसेट मेथड में कैसे निकालेंगे, तो बोलता है टोटल रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ये आप लोग पहले से भी जानते हो कि टोटल रियल एसेट में आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा परचेज कंसिडरेशन, कितना पेमेंट उसको करना है। अब पेमेंट किस तरह से करेंगे वो हम लोग क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कैसे करना है, शेयर से करना है, डिवेंचर से करना है, कैश में देना है या चेक से देना है। ये पेमेंट का मोड अलग अलग हो सकता है। इसको लिखिए, इसके आगे का क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।